नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। कल कानपुर में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापे के दौरान व्यापारी के ठिकानों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। ऐसा इतना था कि उसे ले जाने के लिए ट्रक को बुलाना पड़ा, 80 कंटेनर बनाने पड़े। आज छापेमारी कन्नौज में हो रही है। कन्नौज में पीयूष जैन के साथ साथ एक और इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के घर और कारखाने में छापेमारी की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कन्नौज में आज की छापेमारी में अब तक अहम दस्तावेज और लैपटॉप को जब्त कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग की यह छापेमारी चल रही है, लेकिन इस छापेमारी पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। कल कानपुर में छापेमारी शुरू होते ही बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी से व्यापारी पीयूष जैन का सीधा संबंध निकाल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसी व्यापारी ने नवंबर में समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई उससे उनका कोई संबंध नहीं, जबकि बीजेपी एक नैरेटिव बना रही। पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगा रही हैं, छापे पर कैसा छापामार युद्ध चल रहा है, व्यापारी का समाजवादी पार्टी से क्या संबंध बताया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि बादशाह से संबंध निकलते ही सब खामोश हो गए। समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च करने वाला व्यापारी कानपुर का व्यापारी बीजेपी की हिस्सेदारी वाला है। पीयूष जैन ने इस इत्र को लॉन्च किया। पम्मी जैन से पीयूष जैन का संबंध नहीं है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं, बोली जा रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जो बरामद नकदी है वो नोटबंदी की विफलता है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव छापेमारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बादशाह का नाम आते ही सब खामोश हो चुके हैं। पहले देखिए अखिलेश यादव के इस ट्वीट को आपको दिखाते हैं, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबरनवीस, जिसके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। अखिलेश यादव बादशाह की बात कर रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे कि बादशाह कौन है। अगर अखिलेश को लगता है कि व्यापारी पीयूष जैन का बीजेपी से संबंध है तो वो सामने रखें, सबूत दिखाएं और बताएं कि व्यापारी से कैसे संबंध है बीजेपी का, और वैसे ही बीजेपी भी सबूत दिखाए कि उस व्यापारी से समाजवादी पार्टी का संबंध कैसे है। सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ना की जाए। लेकिन बात भी तय है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले ये कोई पहली छापेमारी नहीं थी। चंद रोज पहले 18 नवंबर को अखिलेश यादव के 4 करीबियों पर छापेमारी हुई थी। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी में छापेमारी की गई और इसी छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हार का डर दिखने का और हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। कल छापेमारी हुई। कल छापेमारी के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुनना बेहद जरूरी है। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। वन नेशन वन टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ, मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़ 1-1.5 करोड़ मिला। कुछ नहीं मिला, 1 पैसा नहीं मिला। और अभी एक फोटो वायरल हो रहा है सर, एक कानपुर के पीयूष जैन है, कोई इत्र वाले हैं, परफ्यूम का बिजनेस। अरे उनसे क्या, तमाम बिजनेसमैन इस देश के। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को 13 व्यापारी कहकर छापे पर छापामार युद्ध कर रहे हैं, लेकिन छापा करने वाली एजेंसीज ने अभी तक इन व्यापारियों का किसी पार्टी से संबंध की बात नहीं कही। ऐसे में सवाल ये कि क्या इत्र की सुगंध में सियासी दुर्गंध घुस चुकी है? एजेंसियों के छापे पर यह छापामार युद्ध क्यों किया जा रहा है? राष्ट्रवाद में सवाल ये कि 150 करोड़ रुपयों का चुनावी कनेक्शन है तो है क्या, और छापेमारी की कार्रवाई क्या राजनीतिक है? इस शिकंजे में भ्रष्टाचारी आ रहे हैं, अभी और कितने लोगों की बारी?
इन तमाम सवालों के साथ राष्ट्रवाद में आज चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस से। और डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में आशुतोष वर्मा आपसे करना चाहूंगा कि पम्मी जैन और पीयूष जैन में कंफ्यूजन क्या है, दोनों का संबंध क्या है? ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, मैं थोड़ी सी जितनी नॉलेज है हम लोगों को और जितनी हमें अपने नेताओं के बारे में बताया वो मैं बता देता हूँ। देखिए, पम्मी जैन का पूरा नाम है पुष्पराज जैन। पुष्पराज जैन ये कन्नौज के व्यापारी हैं, इत के व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी के ये विधान परिषद के मेंबर हैं। इनके ऊपर कोई भी आज तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बना है। इनकी जो कंपनी है जिसमें, और कन्नौज में पहले बता दूं, कम से कम 5000 के ऊपर परफ्यूम पे विक्रेता है, परफ्यूम के मैन्युफैक्चरर्स हैं। और कन्नौज इस देश की परफ्यूम इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। और जो पम्मी जैन, जो पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के हैं, उनकी कंपनी का नाम है प्रगति अरोमा ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये बात तो क्लियर है। अब अहमदाबाद में DGDDI की एक टिप मिलती है कि एक ऐसा व्यापारी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फेक इनवॉइसेस के ऊपर बिना ई बिल बनाए हुए गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का केस चल रहा है और शक है कि वो बहुत ज्यादा टैक्स इन्वेजन में इन्वॉल्व है। उसके 4 प्रीमाइसेस में, उसका नाम है पीयूष जैन, उसके 4 प्रीमाइसेस में जो कि कानपुर, कन्नौज, वो कार्रवाई सबको पता है। सब मुझे बताइए कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी के साथ संबंध क्या है? नहीं, हम बीजेपी के साथ संबंध बता देते हैं, समाजवादी पार्टी का तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, बीजेपी के साथ संबंध है, बताइए जरा। हाँ, तो ये पुष्पराज जैन है, ये त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चर। शिखर पान मसाला में जो एसेंस डाला जाता है वो ये बनता है इनके वहां। और ये बहुत पुरानी तरीके से पहले से भी ये भारतीय जनता पार्टी के फाइनेंस करते थे, बहुत ज्यादा उनको चंदा देते थे, फलाना जमाना करते थे। अब पता ये चला है, अब ये भी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस बार चंदा देने के लिए जो डिमांड आई थी वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। और जब डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो इन्होंने कहा भाई इधर से नहीं दोगे तो उधर से निकाल लेंगे। अच्छा, तो निकाल, यानी बीजेपी ने राजनीतिक चंदा लेने के लिए ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं चाहूंगा शहजाद आप आए चर्चा में, बताएं जरा कि आप जो आरोप लगा रहे थे आशुतोष वर्मा तो उसके ठीक उलट बात बता रहे हैं, आप ही को कटघरे में ला रहे हैं। देखिए, आशुतोष जी एक सुलझे हुए व्यक्ति है, उनके साथ डिबेट करने में मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, सब व्यक्ति है, पर मुझे पता नहीं कि इनसे मैं क्या कहूँ। 4 दिन पहले जब पहले रेड हुई थी 3 कारोबारियों पर या 3 इनके नेताओं पर जो उनको ठीक लगे, जैसे उनकी व्याख्या करना चाहते हैं वो कारोबारी या नेता, तो तब ये बोल रहे थे कि देखिए CBI, ED, IT ये सभी जो है ये विद्वेष की भावना से इन्होंने छोड़ रखे हैं और ये हम पर टारगेटिंग करते हैं। आज कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो जिसके ऊपर रेड हुई है और जिसकी गिनती पैसों की खत्म ही नहीं हो पा रही है, हमने अपने ही व्यक्ति पर रेड कर दिया। तो पहले तय कर ले कि विद्वेष की भावना से हो रहा है या निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, दोनों चीज एक साथ नहीं कह सकते। चलिए पहली वाली रेड पे बात कर लेते, वहां तो एक्नॉलेज करते कि इनके कारोबारी है राजीव राय, सॉरी नेता है राजीव राय, कारोबारी मनोज यादव। तो उसमें क्या निकला, उसमें तो पूरा डॉक्यूमेंट से निकला है कि 86 करोड़ का अनडिस्क्लोज इनकम, 68 करोड़ मान लिया है एक व्यक्ति ने, 150 करोड़ की बोगस एंट्री, 400 करोड़ के ऑपरेटर से एंट्री, ये सारी चीजें हैं। और ये इतर जो है ये बदबूदार, ये समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार का इत्र है। और देखिए, अगर ये समाजवादी पार्टी बिना सत्ता में आए इतना बदबू फैला सकती है भ्रष्टाचार का, तो अगर पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, तो सोचे कितना भ्रष्टाचार फैला। लेकिन शहजाद पूनावाला वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इतना अगर कैश बरामद हो गया तो ये नोटबंदी का फेल्योर है, वो तो ये भी कह रहे हैं सर। आनंद जी एक मिनट, आपका एक राष्ट्रीय चैनल है। नहीं आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आनंद जी, आपका एक राष्ट्रीय चैनल है, जो भी आदमी यहाँ बात करेगा वो डॉक्यूमेंटेड बात करेगा। क्या अभी तक, अच्छा जीएसटी के, एक मिनट, जीएसटी के डायरेक्टर ने, ठीक है, अभी तक या किसी ने बताया है कि 68 करोड़ की, 86 करोड़ की जो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, ये अभी तक किसी ने बताया? आप कहिए, आप पत्रकार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो कुछ भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ठीक मुझे है। अनंत आपने त्यागी जी सबूतों से की बात पूछना की है, सर, क्या डॉक्यूमेंट्री आपके चीजों की पास- बात की, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं इसी को लेकर के। नहीं, आप पहले इस बात को बहुत clear अच्छी कीजिए बात है। अपने- ठीक है आशुतोष सर, जी, जो आप सुन आदमी लीजिए, आरोप आपने लगा रहा है documentary वही evidence बता की बात पाएगा ना इस की। बारे में। आरोप लगा रहे हाँ, हैं नहीं, ये क्या documentary evidence की बात की, देश सुन के लीजिए। किसी ऑफिसर ने इसको घोषित किया है। हाँ, कहीं ठीक से है, बहुत कॉन्फ्रेंस अच्छी बात है, आप मुझे और बोलने दीजिए। उसको हाँ। बताइए अनंत त्यागी ठीक है जी आशुतोष जी, मैं अभी वापस आनंद लौट जी रहा हूँ मुझे आपके respond करने का पास। अब अधिकार शहजाद को दीजिए। बोलने दीजिए सर, फिर हाँ। चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। शहजाद, इन्होंने कहा जो भी बात हम करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे होनी चाहिए। इन्होंने शुरुआत में क्या बोला कि ये जो व्यक्ति जिस पे रेड चल रही है कन्नौज वाले, इनके पम्मी जैन के रिश्तेदार, इन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विश्वस्त सूत्रों ने बताया। तो अब मैं बोलता हूं कि अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दे, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दो भाई। आपने विश्वस्त सूत्रों के बारे में बात की, देखिए ये हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होती है, समाजवादी को दर्द होता है, माफिया पर कार्रवाई होती है, समाजवादी को दर्द होता है, आतंकियों पर कार्रवाई होती है, समाजवादी को दर्द होता है। ये दर्द क्यों आपको होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप ही के तार इनसे जुड़े हुए हैं। अब आपने बोला ना विश्वस्त सूत्रों ने आपको बताया, मैं अपना पूरा मौका आपको देता हूँ, डॉक्यूमेंट पेश कीजिए कि इस व्यक्ति का हमारे साथ लिंक है, अन्यथा ठीक है। मानिए कि ये आपका कारोबारी है। ठीक है आशुतोष जी, इतना आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए सर, मैं बाकी बार के पास चल रहा हूँ। अवनीश अवस्थी जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे। आपने अपना काम पूरा नहीं किया। जी, आपका राष्ट्रीय चैनल है, निष्पक्ष चैनल है, आप बताइए क्या ये जो आंकड़े दे रहे थे ये डॉक्यूमेंट, मैंने तो बोला सूत्रों से, इन्होंने तो ये शब्द ही नहीं बोला। सर हम तो कल से यही परसेप्शन सुनते आ रहे हैं। देखिए हम तो कल से यही परसेप्शन सुनते आ रहे हैं। अखिलेश यादव वो बादशाह का नाम सामने लेकर आ जाते हैं कि बादशाह का नाम सामने आकर तो सब लोग खामोश हो जाते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी के साथ संबंध है, बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी के साथ संबंध है। आप दोनों के पास मैं लौटाऊंगा, वक्त आपके पास है सर, डॉक्यूमेंट अपने अपने आप इकट्ठे कर लीजिएगा। मैं वापस लौट रहा हूं। अवनीश अवस्थी जी, ये राजनीतिक रास्ताकशी कैसे होगी अगर एजेंसीज कहीं छापेमारी कर रही हैं तो? जिसके खिलाफ शिकायत मिली उसके यहां छापेमारी हुई, बात खत्म। अब वो कौन सी पार्टी का आदमी है, कौन सी पार्टी का नहीं आदमी है, एक पार्टी कहती है कि भाई बीजेपी का है, बीजेपी कहती है सपा का है। अंकित नहीं, आप गलत कह रहे हैं। जब ये छापेमारी शुरू हुई थी तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आई थी ना कि हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर छापे। 18 तारीख को जो हुई थी, बिल्कुल ठीक बात। किसने की जी, ये शुरुआत किसने की? ये एजेंसियां नहीं करती। एजेंसियां ये देख के नहीं करती कि ये समाजवादी पार्टी का है, बीजेपी का। एजेंसियों ने तो नहीं कोई नाम लिया ना। बिल्कुल। तो अंकित जी, आप एक पत्रकार होने के नाते, मैं सोशल मीडिया पर बिलीव नहीं करता, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बिलीव करता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड खबरें होती हैं। इन्होंने तो आज आशुतोष जी ने तो कह दिया कि वो चंदा देने की बात, खुद दूसरे को कहते हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ, खुद कहते हैं कि चंदा देने की बात से मना कर दिया तो इसलिए पड़ा। इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है क्या? दूसरों से आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मांग करते हैं, खुद डॉक्यूमेंट दिखाइए कि ऐसी ऐसी बात होती है। एक बात। दूसरी एक बात अंकित जी, मैं आपसे ये कहूंगा, मैं बिल्कुल बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के एक बात कह रहा हूं कि क्या ये सच है, और अगर नहीं है सच तो आप मुझे करेक्ट करिए, कि वो जो समाजवादी इत्र, ये तो सबको मालूम है ना, आप सब लोग चैनलों ने दिखाया था जी कि समाजवादी इत्र की शीशी रिलीज की थी अखिलेश यादव ने। वो कौन था? किसकी कंपनी थी? वो किसकी कंपनी थी? बीजेपी का नेता समाजवादी पार्टी के लिए इत्र बना रहा था। एक बात। दूसरी बात, ये बड़ी साफ सी बात है कि इतना पैसा एक घर में मिलना, इसका क्या, इस समय घर पे मिलने का क्या कारण था? चुनाव था, चुनाव में ये सारा पैसा इस्तेमाल होना था। बड़ी साफ सी बात है। वरना घर में कौन रखता है इतना पैसा? इधर उधर जहां भी कहीं रखना होता वहां रखना होता। इकट्ठा किया गया था वहां पर, ये चुनाव में इस पैसे का वो तो सर मैंने घर के बाहर की तस्वीर देखी है ब्रिजेश जी, पूरी किलेबंदी की हुई थी, पूरी किलेबंदी की हुई थी, दीवारों के ऊपर पूरा कटीली तार, इसमें रात को करंट दौड़ता है, तमाम बातें आ रही हैं सामने। आप ये बताइए कि क्या ये सच है? मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन आप एक चैनल के नाते, आपके पास आर्काइव्स में पड़ा होगा वो फोटो, जिसमें अखिलेश यादव जो है एक समाजवादी इत्र का, जिसमें साइकिल का वो बना हुआ है, हरे और लाल रंग का वो शीशी है, वो किसकी कंपनी थी? वो किसने बनाया था? इस बारे में आशुतोष जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले शहजाद कुछ फोन पर दिखा रहे हैं। सर मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। शहजाद कुछ फोन पर दिखा रहे हैं। शहजाद, 10 सेकंड। आशुतोष जी आपके पास। आशुतोष जी आप ही बोलना उसके बाद। आशुतोष जी मुझे बड़े पसंद है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। देखिए उन्होंने डॉक्यूमेंट की मांग की। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो जारी होता है रेड के बाद, यहाँ पे लिखा है इनकम टैक्स कंडक्ट सर्चेज इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, और उसमें लिखा है जो भी मिला है 86 करोड़, उसमें से
68 करोड़ को माना है, 408 करोड़ के बोगस एंट्री तो लोन, ये सारी चीजें। अब आप बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास था जिसमें कि ये व्यक्ति का भाजपा से लिंक था, पहली बात। और दूसरी बात, चलिए एक और डॉक्यूमेंट दे देता हूं। सीएजी ने बताया 2005 से 17 में 58,000 करोड़ का गबन इन्होंने नोएडा अथॉरिटी में किया। 80% नोएडा अथॉरिटी की जमीनें अपने कारोबारियों को, 3 कारोबारियों को दे दी इन्होंने और बसपा ने मिलकर। अब वो भी डॉक्यूमेंटेड है, उसकी भी डॉक्यूमेंट भेज देता हूं। बताइए किसको दिया और कितना खाया और कहां दे दिए जमीनें। ये देखिए भ्रष्टाचार का जो बदबू है ना, ये पूरे जगह फैलाया हुआ है उन्होंने, और आज इसीलिए जब पकड़े जा रहे हैं तब ये बिलबिला रहे हैं। ठीक है आशुतोष जी, जवाब नहीं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सतीश प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे एपिसोड को डॉक्टर सतीश प्रकाश कैसे देख रहे हैं? आ रहा हूं आशुतोष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप लगातार आरोप भी लगवा रहे हैं, जवाब भी नहीं ले रहे हैं। मैं सर एक एक करके सब लोगों से बात करके मैं सीधा आप ही के पास में आऊंगा ताकि आप एक एक करके तमाम जवाब दे सके आशुतोष जी। पक्षपात कर रहे हैं। नहीं सर, आशुतोष जी, मैंने चर्चा की शुरुआत ही सर आपसे की थी। नहीं, चर्चा की शुरुआत ही मैंने आपसे की थी और मैंने दोनों नाम लिए थे। मैंने पीयूष जैन और पम्मी जैन का दोनों का नाम लेकर आपसे पूछा था सर। तो ये तो आरोप मत लगाइए सर, पक्षपात कर रहे हैं। बैठा लिया, आप तो खुलेआम बोल ही रहे हो। आप ना उनको वो कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो। हाँ। आप दो बार बोल रहे हैं। हाँ। आरएसएस के प्रवक्ता बैठे हुए वही बोल रहे हैं। हाँ। आप सफाई भी नहीं देने दे रहे हो। आप सफाई दीजिएगा सर। डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं, उनके पास में तक जा नहीं पाया। डॉक्टर सतीश जी के पास में कमेंट लेकर मैं सीधा आशुतोष जी आपके पास में आ रहा हूँ। ये मेरा वायदा सर आपसे कि अगले दोनों सज्जनों से मैं कमेंट लेकर छोटा छोटा मैं सीधा आशुतोष जी आपके पास में आ रहा हूँ। आप हर आरोप का जवाब दीजिएगा सर, मैं रोकूंगा नहीं बीच में। डॉक्टर सतीश प्रकाश, अगर आप देखिए अगर ये जिस तरह के आरोप लगे, देखिए किसी कोई भी आर्थिक अपराधी अगर उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो घबराने वाली बात नहीं। कहीं ना कहीं आशुतोष जी थोड़ा सा संयम रखिए। आप मुझे मैं थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं दोनों सदनों से कमेंट लेके मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूँ सर। आप अपनी पूरी बात रखिएगा, आप डिस्टर्ब करने का फायदा नहीं है। आपने दो बार अरे सर खामा खा की बहस कर रहे हैं सर, मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास। आशुतोष जी को सुन लीजिए, हमारा टाइम दीजिए। अच्छा ठीक है, अजय जी कह रहे हैं कि पहले आप ही को सुन ले सर। बताइए, वो लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गए। 17 वाली चीजें उनको याद आ गई। समय भी दे रहे हैं, सीटें भी दे देंगे। हाँ ठीक है आशुतोष जी बताइए। आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, बसपा वाले देख रहे हैं। एक सेकंड शहजाद, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शहजाद मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। अंकित जी देखिए, आपके ऊपर उंगलियां उठ रही, मेरे ऊपर नहीं उठ रही है। हाँ। पूरा देश देख रहा है कि आपने पहले समाजवादी से बुलवाया, फिर बीजेपी से बुलवाया, फिर आरएसएस से बुलाया, फिर बीजेपी से आरोप लगवाया और बोलने नहीं दे रहे हैं। और वैसे भी आप तो जानते हैं कि आप गलत बात, उसने डॉक्यूमेंट दिखाया, ये आरोप है। नहीं शहजाद ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया, ये आरोप है। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हो? शहजाद ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया, वो आरोप है। इनको चुप कराइए, वो आरोप है। इनको चुप कराइए, इनको चुप नहीं, कराइए। अभिजय जी आरोप खाली आरोप कहने में ना चर्चा का समय व्यर्थ हो जाए। अगर वो सफाई देना चाह रहे हैं एक बार सफाई दे लें सर। अगर वो एक बार सफाई देना चाह रहे हैं एक बार सफाई दे लें सर, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। आशुतोष जी संक्षेप में अब खाली अपने पॉइंट पर आइए आप। पहली चीज अविनेश अवस्थी जो भी है, अगर करने में गड़बड़ी होगी तो जो भी आरएसएस के ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं बताते हैं कि इत्र किसने बनाया? फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर कंफ्यूज कर रहे हैं देश को। अरे कब तक झूठ बोल बोल के राजनीति करो? इत्र समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन ने बनाया है और जो फोटो वायरल कर रहे हैं ये उन्हीं की है। लेकिन उसके बाद जो रेट पड़ी है वो पीयूष जैन पे है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, ये जैन भाई नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ऐसे थोड़ी होता है, देश चलता है। तो आप इसमें प्लीज मुस्कुराना बंद कीजिए। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो इन्होंने 2016 में दिखाया था कि 86 एसडीएम में 53 यादव एसडीएम हो गए। क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी फेक इंडस्ट्री की पूरी माहिर है, वो आज तक डॉक्यूमेंट नहीं मिला। भाई अनंत त्यागी पत्रकार है, वो हमको ऑफिशियल और डॉक्यूमेंट दिखाए अपने चैनल पे। भारतीय जनता पार्टी जो पूरी फेक इंडस्ट्री बनाती है, रोज डॉक्यूमेंट बनाती रहे। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है? अब आशुतोष जी मैंने आपको आपका पूरा वक्त दिया सर, आपने बता दिया कि कौन फेक इंडस्ट्री कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा सर, आपके पास मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आपकी बात को रोकना पड़ा सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसमें कहीं कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक सवाल है कि इस देश में नोटबंदी हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि नोटबंदी के बाद
इस देश में किसी भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति हो वो बहुत बड़ा धन इकट्ठा नहीं कर सकता, ये एक सवाल बना रहेगा। लेकिन यहाँ एक गंभीर आरोप है कि अगर किसी व्यापारी का उत्पीड़न इसलिए किया जाता है कि वो किसी पार्टी विशेष को अगर चंदा नहीं दे पा रहा है तो उसके ऊपर इस तरह के छापे डाले जाएंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। नहीं डॉक्टर सतीश प्रकाश, मैं एक सेकंड बस इंटरवीन करना चाहूंगा, उसके बाद मैं चलूंगा अजय जी के पास। सर ये आरोप ठीक वैसा ही है जैसा बीजेपी कह रही है कि ये सपा का था या सपा कह रही है बीजेपी का है? कहा कि आप चुनावी बॉन्ड का सोर्स बताइए। यही बीजेपी कहीं ना कहीं सोर्स इसलिए छिपा रही थी ताकि जो है ऐसे व्यापारियों को जिनके ऊपर वो दबाव डाल करके चुनावी चंदा वसूलती है। डॉक्टर सतीश प्रकाश, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए सर, मतलब सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि जो पार्टी सत्ता में है वो किसी भी एजेंसी का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर सकती है। कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहेगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप ये कह रहे हैं कि मतलब सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है, एजेंसी इतना घुटना टेक चुके हैं कि सरकार जो चाहे उसी के इशारों पर काम करती रहेगी। आरोप किसी ऊपर है या नहीं, वो जाके छापेमारी कर देगी, वो नोट भी जाकर वहां प्लांट कर देगी। 150 करोड़ रुपए भी एजेंसी खुद ही ले गई थी, वहां ले जाकर रख दिए थे। बाकायदा सुनिए, बीजेपी आज तमाम अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना है। मुकुल राय अगर बीजेपी से बाहर है तो वो आर्थिक अपराधी है। और यहाँ तो सुनिए चुनाव में डॉक्टर साहब, चुनाव में एक रात में अजीत पवार एक रात में दोष मुक्त हो जाते हैं अगर वो बीजेपी को समर्थन देते हैं। और अगर बीजेपी को सुबह वो समर्थन वापस ले लेते हैं और शाम को अपराध मुक्त हो जाते हैं। ये सारे सवाल है। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब बसपा की सरकार में सीएजी की रिपोर्ट आई थी नोएडा प्राधिकरण को लेकर के, सर उसका कुछ याद है कि नहीं आपको? डॉक्टर साहब, जाति मत देखो, उसका धर्म मत देखो। डॉक्टर साहब, जब बीएसपी सरकार में नोएडा प्राधिकरण को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कुछ याद है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? सुनिए, बिल्कुल आनंद जी सुनिए। इस देश में सीएजी सबसे बड़ा ड्रामा है ना? सर अब मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे पास आपको देने के लिए तर्क बच्चे नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके दौड़ना शुरू कर देंगे सर तो कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं ठीक है सर, अब मैं चलूंगा अजय जी के पास। अजय वर्मा जी, मुझे बताइए जरा कि अभी तक तो उत्तराखंड में हरीश रावत कह रहे थे कि वे मगरमच्छ हैं, एजेंसी को बता रहे थे। अब क्या उत्तर प्रदेश में भी वैसे मगरमच्छ आ गए क्या? देश के लोग, आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ सर। अजय जी, ऊपर से विश्वास खत्म हुआ है। ठीक है सर, ठीक अनंत जी, बिल्कुल भी अनंत जी मैं सुन रहा हूं भाई सारे लोगों को जी। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि व्यापार के हालात इस कदर तोड़कर कमजोर हुए पड़े हैं कि 13, 10, 12, 4, 5 कैपिटलिस्टों की पूंजी बढ़ती जा रही है, बाकी की घटती जा रही है। मुद्दा समाजवादी या बीजेपी का नहीं है, इनके आईटी सेल या अजय जी, कानपुर में इधर व्यापारी के हाथ के घर से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिल रहा है और आप कह रहे हैं व्यापारी काम नहीं कर रहे। मुद्दा सुन लो जरा, आनंद आप बीच में मत बोलो, थोड़ा सुन लो, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था जी। मुद्दा यह है कि देश के व्यापार पर चुनावों से पहले ही रेट क्यों पड़ती है? तमिलनाडु में भी आपका भी टीवी दिखा रहा है, स्टालिन की बेटी को दिखा रहा है, अभिषेक मुखर्जी को दिखा रहा है, अब यहाँ दिखा रहा है। बात रेट की है, किसी की यहाँ भी पड़े, चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो या बीजेपी का हो। ये आईटी सेल की है, ये इनके बीजेपी के जो इंजन है 5 और 6 इंजन जो जागृत हो जाते हैं, ये इसी वक्त चुनाव के वक्त जागृत हो जाते हैं। वो इसलिए जागृत हो जाते हैं कि इस देश पर तानाशाही लोकतंत्र खत्म हो गया है और देश में अघोषित कर्फ्यू है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि इनके पास इतनी मेजोरिटी है। अजय जी, अपना उत्तर आप पूरा करें, उससे पहले अगर आप चाहें तो मैं एक लिस्ट जारी आपको दिखा सकता हूँ सर। यूपीए 1, यूपीए 2 में चुनाव के आसपास छापेमारी कब कब कैसे कैसे होती थी। डिक्टेटर, मेरी सुन लीजिए लिस्ट, या तो आप कह दीजिए कि आपने भी वही किया। लिस्ट नहीं, लिस्ट आप बाद में दिखाना। इस देश में हम अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि अब आप यहाँ लोकतंत्र को हटाइए और तानाशाही डिक्टेटरशिप लागू कर दीजिए। उसका कारण है कि सरकार अपने दूसरों को भी दूसरों पे छापे, अपनों पे छापे। छापे का सवाल नहीं है, अपने और दूसरे का सवाल नहीं है, सवाल यह है सिस्टम में किस कदर लाचारी बढ़ती जा रही है। तो मुझे बताइए ना सर कि अगर यूपीए 1, यूपीए 2 के दौरान चुनावों के आसपास छापेमारी होती थी तो क्या सिस्टम तब भी लाचार था क्या? नहीं, 2014 के बाद भारत को आजादी मिली, भारत में एक मैं अजय जी आपसे सवाल ही अलग पूछ रहा हूँ सर, मैं सवाल ही अलग पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए कि अगर आज की छापेमारी सिस्टम की लाचारी है तो 2004 से लेकर के 14 के बीच की छापेमारी क्या सिस्टम की लाचारी थी? मिस्टर अनंत, 2021 और 22 की बात करिए, 2021-14 की बात मत करिए। 14 उन 10 सालों की बात ना करें।
नहीं उन 10 सालों की बात ना करें, इन 8 सालों की सिर्फ बात की जाए। पहले आज की बात करिए। हाँ। अभी जो है माननीय मोदी जी एक नया मंत्रिमंडल और गठन करेंगे। हाँ। एक महिला, उसको Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, कंगना रनौत, वो मंत्री बनने वाली है। हाँ। वो कहती है भारत 2014 के बाद आजाद हुआ है। हाँ। तो आजादी की बात के बाद अगर आप चीजें लेंगे, हाँ। तो आप वर्तमान की बात करिए। 2022 ठीक है, मैं वापस लौट रहा हूँ। शिदात पूनावाला जवाब दीजिए मुझे, बताइए इस मामले को लेकर के कि बीजेपी पर जो आरोप है इसी छापेमारी के बाद का, वो सबसे गंभीर है नोटबंदी को लेकर के। भाई जिस योजना के साथ, जिस सोच के साथ नोटबंदी लागू की गई थी, अगर इतना एक व्यापारी का कैश मिल रहा है, यानी जो योजना थी वो फ्लॉप रही। देखिए, ऐसा है कि आज क्योंकि इतना कैश बरामद हो रहा है, ये बताता है कि नोटबंदी के पहले तो नोटबंदी का सबसे ज्यादा दर्द किसको था? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो आज पता चल गया कि उनको दर्द क्यों था। और ये क्योंकि नोटबंदी हुई, तो आज जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने अनअकाउंटेड कैश और वेल्थ होती है, उन पर कार्रवाई होती है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग जिनका पूरा इतिहास भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, जीप स्कैम से लेकर बोफोर स्कैम तक, और हर जगह इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो दूसरों को भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे हैं। इनके समय पर सुप्रीम कोर्ट ने केज्ड पैरेट कहा था। आज कोई भी एजेंसी के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होती, क्योंकि आज एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करने का मौका मिलता है। और क्या चुनाव आए हैं इसलिए भ्रष्टाचारियों को छोड़ दें, पकड़ना बंद कर दें? ये क्या तर्क हुआ कांग्रेस पार्टी का कि अब चुनाव आए हैं तो हमें मत पकड़िए, हमें भ्रष्टाचार का मौका दे दीजिए। चुनाव आए हैं, व्यापारी पर कार्रवाई हो रही है, तो उस व्यापारी की आप पार्टी कैसे तय कर दे रहे हैं फिर? ऐसा है, मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया और वो डॉक्यूमेंट सारे अखबारों में रिपोर्टेड है। आशुतोष जी अखबार पढ़ के नहीं आए, वो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में रेड के बाद कितना पैसा बरामद हुआ। और वो बोलते हैं कि वो हमारे लोग थे जिनको आपने रेड किया विद्वेष की भावना से। अब बताइए कि उनके यहाँ पर इतना करोड़ों करोड़ों रुपया मिला अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ, तो वो कैसे आया? वो पहली बात। दूसरी बात, इस व्यक्ति के बारे में जो ये पीयूष जैन है, जिसको ये कहते हैं पम्मी जैन से इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आप क्यों कार्रवाइयों से इतना डरते? अगर ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ ही नहीं है तो बोलिए कि निष्पक्ष कार्रवाई होती है। ठीक है, आशुतोष जवाब देना चाह रहे हैं। आशुतोष अपना जवाब आप दीजिएगा सर, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा, अखिलेश यादव ने कहा कि बादशाह का नाम है तो सब खामोश हो गए, तो बादशाह कौन है? वो बीजेपी तानाशाही करेगी, चंदा लेने के लिए लोगों पर रेड कराएगी, बात भी ना करे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की। मैं आ रहा हूँ अजय जी, शहजाद जी, मैं आप दोनों के पास में आ रहा हूँ। आशुतोष जी। अंकित जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक लिस्ट जमा करी जिसमें लिखा कि 76 पॉलिटिशियन हैं जिस जो नॉन बीजेपी के लोग हैं, इन पे हमको काम करना है। इसमें उत्तर प्रदेश के 8 हैं। आईटी ने बताया हमारे पास 22,000 की लिस्ट है टोटल, और ईडी ने बताया 122 पॉलिटिशियन की लिस्ट। चुनाव जहां तक अगर सब कुछ सही रहा तो फरवरी के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगा। तो चुनाव के 1-2 महीने पहले सीबीआई, आईटी और ईडी को इन इतने 22,000 पॉलिटिशियन और 122 पॉलिटिशियन ये और 76 पॉलिटिशियन छोड़ के इनको 3 लोग समाजवादी पार्टी के याद आए। अच्छा, परेशानी क्या है? बाकी लोगों के ऊपर नहीं हुई या इनके ऊपर हुई? नहीं, परेशानी नहीं अंकित जी, मेरी बात पूरी हो जाती भैया, ऐसा मत क्या हर बार आपको हमें इतना थोड़ी चिल्लाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा सर। इस वक्त की 10 हेडलाइंस बताने का मेरा वक्त हो चला है। हेडलाइंस बताने के बाद बिना ब्रेक लिए मैं सीधा वापस लौट रहा हूं और सबसे पहले मैं आप ही के पास में आऊंगा सर। तो राष्ट्रवाद में तमाम खास में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, सवाल मेरा फिर वही है, बादशाह कौन है जिसका जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव? मैं आ रहा हूँ सीधे। तो मैंने आपको ये लिस्ट बताई, इसको छोड़ने के बाद इनको 3 लोग मिले जो समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन लगाया गया, कनेक्शन मिला नहीं, फिर एक कहीं और चले गए। और खैर ये भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम, जैसे ओवैसी जी बेकार हो गए तो नई बी टीम को स्टार्ट कर दिया है। तमिलनाडु का इलेक्शन जो है 6 अप्रैल को था, 4 सर बादशाह कौन है? चल गए। आ रहा हूँ आने दीजिए। नहीं, आज सर चर्चा में इतना वक्त नहीं है ना कि हम लंबे चौड़े उत्तर लें इस बात को लेकर के, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बादशाह कौन है बता दीजिए। समझ नहीं पाएंगे, आपके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। नहीं, दर्शक बहुत समझदार है सर, बहुत समझता है चीजों को। सीबीआई की रेड पड़ी और तमिलनाडु का इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई था, और तमिलनाडु में स्टैलिन जो है पूर्ण बहुमत से आए। फिर कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, डीके शिव कुमार के घर इनको रेड डाली। क्या हुआ? जेडीएस और कांग्रेस की सरकार आई। फिर केरला में इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर के वहां जो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके ऊपर एनआईए डाल दिया। तो एक बीजेपी सीट जीतती थी वो भी हार गई, एलडीए पूर्ण बहुमत पे आई। फिर बंगाल में 2021 में अभिषेक बनर्जी के वहां डाल दिया गया, ममता जी ने फुटबॉल मारा और खदेड़ा हो गए। अब यही काम यही कहा कर रहे हैं। अब समझ में आया बादशाह कहाँ है? बादशाह वही है जो इसके पीछे खड़ा हुआ है लगातार। बादशाह वही है
जो जनता से हार गया है लेकिन इन एजेंसियों के साथ काम करने लग रहा है। बादशाह वही है जो इस बात पे चुप्पी साध जाता है कि इस देश में 100 रुपए के ऊपर डीजल जा रहा है, 1000 की रसोई गैस जा रही है, 200 रुपए लीटर पे कड़वा तेल जा रहा है, उस पर बात नहीं करेगा। लेकिन बादशाह वो है जो ये सिद्ध करने के पीछे पड़ेगा कि लाल टोपी क्या है, लाल आतंक क्या है। आपको समझ में आ रहा है ना बादशाह? ठीक बात है। शहजाद को समझ में आ रहा है, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आशुतोष जी को तो इस देश में चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं, उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन कही, देश की सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, इन्होंने आतंकियों को छोड़ने की कोशिश की, इस देश की ईवीएम पर भरोसा नहीं, इस देश की आर्मी पर भरोसा नहीं, यूपी पुलिस पर, एटीएस पर जब आतंकियों को पकड़ती तब उन पर भरोसा नहीं। तो इनको किसी एजेंसी पर भरोसा हो ये कैसे हो सकता है? इनको केवल भरोसा मुख्तार अंसारी पर है, इनको केवल भरोसा अतीक अहमद पर है। इसीलिए इनके राजभर जी कहते हैं कि हम तो टिकट देंगे मुख्तार अंसारी को। ये ओवैसी को हमारी बी टीम बताते हैं, राजभर जी बोलते हैं हमारी बातचीत शुरू है उनसे अलायंस के लिए। तो ओवैसी किनका है वो बता दे। अच्छा इतने सारे इनके पास मुद्दे हैं, काम किए हुए हैं, तो बार बार जिन्ना तालिबान याद करते हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज मैं एक कविता लिखकर आया हूं, आशुतोष जी सुनेगा, आपके लिए लिखा है। 100 करोड़ की नकदी से महके समाजवाद, 100 करोड़ की नकदी से महके समाजवाद, जय परिवारवाद भैया जय परिवारवाद। जेपी और लोहिया के अरमानों को लगाकर पलीता, जेपी और लोहिया के अरमानों को लगाकर पलीता, अखिलेश बाबू काटेंगे भ्रष्टाचार का फीता, टैक्स चोरी का फीता। ये देखिए ये आप यही कर रहे हैं, केवल एक ही चीज का फीता आपने काटा, भ्रष्टाचार का, और वो भ्रष्टाचार का फीता जो आपने काटा उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन सीएजी की रिपोर्ट में है। अब बताइए उस पर भी भरोसा नहीं है, तो किस पर भरोसा? मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुझे बताइए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, किसी देश की किसी भी स्वायत्त संस्था पर भरोसा रखना होगा ना, या जो भी एजेंसी कार्रवाई करे तो आप साफ बोल दीजिए सरकार कार्रवाई करवा रही है। 136 करोड़ लोगों ने वास्ता पर विश्वास करके वास्ता को दोबारा टीम सौंप दी, वास्ता को दोबारा देश सुरक्षित हाथों में दे दिया, और देश किस हालात में जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस का इंडेक्स उठा के देख लीजिए, महंगाई का उच्चतम स्तर, बेरोजगारी का उच्चतम स्तर। सर सारे चुनावी मुद्दे आप इसको भाषण में बताइए, रैली नहीं बनाइए ना। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि सर कोई तो ऐसा संस्था होगी जिस पर विश्वास होगा, ईडी होगी, इनकम टैक्स होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा, इलेक्शन कमीशन होगा, बोलेंगे अनुवांशिक संगठन बोलेंगे, उनके बीच में बोलोगे नहीं। पूरा देश देख रहा है आप क्या दिखाना चाहते हो, पूरा देश देख रहा है आप किसको समर्थन कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है कौन सी मीडिया हो, मैं सर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता सर परसेप्शन क्या है। अजय जी मेरा सवाल सिर्फ ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरा सवाल अजय जी आपसे ये है, सवाल सुनकर बोलिए ना महोदय। लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां मत उड़ाइए। इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की गरिमा को ख्याल रखिए, सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। अगर आपका सर प्रवचन हो गया हो तो मेरा सवाल ये है अजय जी, सवाल मेरा सिर्फ ये है कि देश में जो एजेंसीज काम कर रही हैं उन एजेंसीज की स्वतंत्रता पर, उनकी ईमानदारी पर भी शक क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि अगर आपको एक रिपोर्ट मिलती है कि फलां लोग हैं, जिसका जिक्र आशुतोष जी ने खुद भी किया ना, आतंकवादी क्यों मरते हैं, इससे पहले आतंकवादी भी सरकार को नहीं मिलते। ये नकली राष्ट्रभक्त लोग, ये नकली आईटी सेल के लोग सरकार में बैठे हैं, इनका टारगेट ये है मुद्दों से भटकाओ और देश की जनता पे पर्दा चढ़ाओ। लेकिन पर्दा उतर चुका है देश की जनता का, महंगाई से मर चुके हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सरसों का तेल, और आप भटका रहे हैं कि साहब छापा अपने आदमियों पे लगाएंगे और इनको दिखाएंगे। सिवाय इसके कि आप देश पे लड़ो तो विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करिए। 10 यानी जो मुद्दे अजय वर्मा देते जाए उन पे बात कीजिए, खाली अजय वर्मा से सवाल किया जाए तो अजय वर्मा उसका जवाब नहीं देंगे। अवनीश अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास और वापस। अवनीश जी। अंकित जी बड़ी साफ सी बात है। एक तो ये कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, प्राइवेट पार्टी बिल ले आए कि देश में जिस समय किसी भी राज्य में कोई चुनाव हो रहे हैं उस समय कोई छापा नहीं पड़ सकता। ये ले आए, संविधान में संशोधन ले आए कि भाई देश में अगर किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हों तो उस राज्य के साथ साथ देश के किसी भी हिस्से में कोई छापा नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप बादशाह कह रहे हैं, ताश के पत्तों में बादशाह होता है, एक गुलाम भी होता है, एक जोकर भी होता है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो जिन्ना को स्वाधीनता सेनानी बताए, इस देश का बंटवारा करने वाले को, जिसने डायरेक्ट एक्शन में 10 लाख हिंदुओं का
सारे आम बंगाल के लोगों से पूछो, मर्डर करवाया हो, उसको स्वाधीनता सेनानी, महान स्वाधीनता सेनानी बताया हो, उसके लिए नाम आप देते। समर्थक जिसने कहा हो ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। अरे मजे की बात यह है कि डिम्पल यादव ने कहा कि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। योगदान नहीं, डिम्पल यादव ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, कह रहे थे अंकित देखो ये आपका एक सेकंड अजय जी, अजय जी एक एक करके 2000 पहला अंकित चिल्ला रहे हैं, किसको ये सोशल मीडिया से भी ज्यादा गई गुजरी बात करते हैं यहाँ पर। सुबह से सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया से भी ज्यादा गई गुजरी बात करते हैं। कहाँ पकड़ लाते हो आप इनको, पकड़ के लाते हो आप अगर ढंग की डिबेट करना चाहते हो तो मुझे ढंग की डिबेट करने में इंटरेस्ट है। मुझे इनके साथ एक सेकंड बात ये अंकित जी एक सेकंड, अच्छा मैं खुद संशोधित कर देता हूँ। अवनीश जी शायद अंकित नहीं अनंत सर उसी बात को लेकर के शायद अजय वर्मा कर रहे हैं। हाँ ठीक है अजय जी, ठीक है संशोधन हो गया सर। अब थोड़ा सा संयम विचारधारा को लेकर अजय वर्मा जी, थोड़ा सा संयम। सर अभी मैं आप ही के पास था, अभी मैंने आप ही से बात की, आ रहा हूँ। अनंत जी बड़ी साफ सी बात है ये संशोधन कर लीजिए। मैंने कहा सर मुझे अजय जी ऑडियो डाउन करनी पड़ेगी सर, मेरे पास चर्चा में वैसे वक्त में जाया नहीं कर सकता सर। मैंने कुंभाराम को कुंभकर्ण नहीं कहा। जो व्यक्ति इस वक्त बोल रहे पीसीआर में अनुरोध है, सिर्फ आप उन्हीं की ऑडियो कीजिए, बाकी को थोड़ा शांत रखिए प्लीज। अनंत जी बड़ी साफ सी बात है कि जिस आदमी ने ये कहा हो कि मैं तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उनकी पत्नी आज डिम्पल यादव कह रही है मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। जो घर में जिसकी नहीं सुनी जाती, देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कितने करोड़ लोगों ने लगवा ली है, वो है कौन किसकी मान रहा है। ये एक पैमाना है। उसके लिए ताश के पत्तों में बादशाह के साथ जो गुलाम और जोकर होते हैं उसके बारे में मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन जो नाम आपने देना अनंत जी वो आप दे दीजिए। बड़ी साफ सी बात है। नहीं सर नॉमेनक्लेचर मैं नहीं करूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज करें तो करें, लेकिन मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर सतीश प्रकाश आपसे सर कि बजाय इसके कि आप ये तोलें कि कौन सी पार्टी से लोग संबंधित थे जिसके यहाँ छापेमारी पड़ी, सबसे पहले सब लोग मिलकर के मांग करें कि जो पैसा बरामद हुआ है इस पैसे का होने क्या वाला था, ये इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए। इसको आप सब लोग मिलकर के मांग कीजिए कि एजेंसी थोड़ा जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं देखिए आनंद जी, किसी को भी इस बारे में शक नहीं होना चाहिए। और जांच एजेंसियां देखिए सुनिए, सरकारें आती रहती है, सरकारें जाती रहती है, जांच एजेंसियां यही रहेंगी। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल है, देखिए जिन्ना किसके प्यारे हैं। अभी एक पार्टी हमारे जो विपक्षी सहयोगी हैं उन्होंने भी जिन्ना की तारीफ करी, और जिन्ना की तारीफ करने वाले बीजेपी के लोग भी हैं। बाकायदा अडवाणी जी गए और जिन्ना की तारीफ में सब किए। और यही शहजाद पूनावाला जी, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को समझाओ। हम यही तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दे पे हो, बीजेपी चुनाव को भटका रही है। और सर एक बात और सतीश जी मुझे बताइए कि जनमानस के मुद्दे पर हो ये आप कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि हम चुनाव से पहले मैनिफेस्टो ही लेकर नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी हो, तमाम बीजेपी के लीडर्स उत्तर प्रदेश के चुनाव को भटका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर लोग चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। इस तरह का माहौल सतीश जी ये आप हो सकता है कि आपकी सोच हो सर, लेकिन मैं साफ गोई से कहूंगा कि मुगालता है। और मैं मुगालता क्यों कह रहा हूं सर, उसके पीछे की वजह है अभी तक किसी पॉलिटिकल मंच से, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो सत्ता विरोधी का पॉलिटिकल मंच हो, मुझे इन मुद्दों के बारे में बात करते हुए लोग सुनाई नहीं पड़े। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, कोई और हो, इन मुद्दों पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की है। ये बातें सिर्फ किताबी हैं, ज्यादा से ज्यादा आकर के आप चर्चा में बोल देते हैं। नेताओं को नहीं पड़ी है इसकी सर कि क्या होना है। नहीं सर, हम यही कह रहे हैं। देखिए हमारा काम ये है कि हमने 4 बार सरकार चलाई है। और हमने देखिए सुनिए, अगर हमने किसान की बात, मैनिफेस्टो जारी करने को आप राजी नहीं है सर, आप बताते हैं कि पब्लिक के मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे जी। नहीं देखिए सुनिए, मेरा कहना यही है कि कोई जिन्ना की बात करेगा, कोई टोपी की बात करेगा, कोई मुस्लिम के रंग की बात करेगा, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है। बीजेपी की उन तमाम, ठीक है सर, राजनीति की नियति बाद में तय की जाएगी, महामारी के दौर में बाद में तय की जाएगी, मैं वापस लूंगा। लेकिन शहजाद एक बड़ा मौजूद मुद्दा अवनीश ने भी कहा था कि या तो एक ऐसा बिल लेकर के आ जाइए कि चुनाव जिस राज्य में हो, चुनाव के आसपास 2 महीने पहले से उस राज्य में कोई भी छापा पड़ना बंद हो जाए। स्थिति है क्या, आ रहा हूं सतीश जी, महामारी का प्रकोप आ जाता है, शहजाद पूनावाला जिन्ना बचाने नहीं आएगा। देखिए ऐसा है
देखिए ऐसा है, इस देश में हर वक्त चुनाव होते हैं, हर 1 महीने से 2 महीने से चुनाव होते हैं। पहले काम करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन तय कर लेते हैं, उसके बाद ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। देश में जब एक ही समय सारे इलेक्शन हो जाएंगे और फिर बाकी की एजेंसियों की कार्रवाई चुनाव की वजह से, या देखिए कैसे बिल में देखिए कैसे दर्द हो रहा है, देखिए कैसे दर्द हो रहा है। अब सुन लीजिए, देखिए मुझे पता है दर्द। डॉक्टर सतीश सर, मेरे पास 2 से 3 मिनट का वक्त बचा हुआ, वक्त जाया नहीं करते हैं, सब लोग बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। सतीश प्रकाश सुन लीजिए, देखिए अब कैसे दुख हो रहा है इनको। अरे भाई, तो आपको लग रहा है चुनाव से लिंक्ड है, तो मैं कह रहा हूँ चुनाव एक ही करने दीजिए। अब मुझे एक बात रखने दीजिए आनंद जी, ऐसे नहीं हो सकती डिबेट। चलिए बोल लीजिए, आप बोलते रहिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश, जितनी सर अभी तक मैंने आपको मौका दिया, और इस देश की बहुत बड़ी आबादी, आप बोलते रहिए, चलिए आप बोलते रहिए। सवाल होगा ना। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बताता हूँ डॉक्टर सतीश प्रकाश, मोनोलॉग नहीं चलेगा सर, मोनोलॉग नहीं चलेगा। मैं आपकी ऑडियो फिलहाल डाउन करा रहा हूँ सर, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। शहजाद, बहुत संक्षेप में अपनी बात, उसके बाद चलूंगा अजय जी के पास। देखिए, हम तो चाहते हैं कि बात हो, गन्ना किसानों की बात हो, कि किस प्रकार से हमने 1,40,000 करोड़ दिया, किस प्रकार से आपने चीनी मिलें बंद की, हमने कोरोना काल में चीनी मिल चालू रखी। हम चाहते हैं कि गेहूं खरीद की बात हो, जो हमने 700 गुना बढ़ाया। हम चाहते हैं कि किसानों की बात हो, जिनको हमने करोड़ों रुपए दिए हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। हम चाहते हैं एयरपोर्ट की बात हो, जो हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात की। हम चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे की बात हो, जो हम गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे रहे हैं। पर आप बात करते हैं जिन्ना की, आप बात करते हैं तालिबान की, आप चीखने लगते हैं जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती है, जब माफियाओं पर कार्रवाई होती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों पर कार्रवाई हो, क्योंकि चुनाव। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, एक मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। अजय वर्मा जी, आपसे मुझे बताइए कि अगर क्या ये आप मानते हैं कि जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, ये बात आप मानते हैं सर? जी, जिस दिन सरकार बने पहले दिन से और 5 साल तक लगातार भ्रष्टाचारियों के ऊपर छापे भी मारने चाहिए, कार्यवाही भी हो, तो नीयत साफ लगती है, वरना नीति नीयत साफ नहीं लगती। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से अभी पूरे देश ने देखा कि अनंत को किस तरह से अंकित घोषित करा जा रहा है, ये ऐसे ही सारे मुद्दों को ऐसा घोषित नहीं है सर, वो नाम का मुगालता हो जाता है। मुझे जिसके नाम लिया गया उस पर आपत्ति नहीं है, तो आप इसको इश्यू ना बनाएं, कोई बात नहीं। आप बताइए अपनी बात। ये सत्यता है, देश की सरकार के और बीजेपी आईटी सेल और इनके अनुवांशिक संगठन यही काम कर रहे हैं। ये मुद्दों से भटकाते हैं, आदमी का नाम बदल देंगे, बस। भाइयों बहनों मित्रों, इसी काम में देखिए, एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि आपका नाम आईएनसी, आई नीड करप्शन होना चाहिए। जिनका फुल फॉर्म आई नीड करप्शन एंड आई नीड कमीशन हो, उनको तो करप्शन ठीक है सर, नहीं चाहिए था। ठीक है सर, कमीशन के ठीक है अजय जी। शहजाद पुणे वाला, मेरे पास चर्चा में सर वक्त इतना ही था, चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बात तय है कि मुद्दे से भटक करके अगर कार्रवाई भी अगर होती है तो उसमें भी ऐतराज होता है। ऐतराज इसलिए होता है कि भाई जिसके यहाँ कार्रवाई हो रही है कौन सी पार्टी से संबंधित है। एक पार्टी दूसरे का नाम लेती है, दूसरी पार्टी पहले का नाम लेती है, लेकिन इस बीच में हम भूल जाते हैं कम से कम कार्रवाई हो रही है, जो ब्लैक मनी है वो पकड़ी जा रही है। अब कोशिश की जानी चाहिए कि उसके पीछे जो और सरगना अगर मौजूद हैं उनका भी खुलासा जल्द से जल्द हो, उनका चेहरा भी जल्द से जल्द सामने आए।